ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है सच में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज के सेशन में हमारे साथ अभिषेक प्रसाद जी हैं और आज के सेशन का हमारा टॉपिक है हाउ टू अडेप्ट अ परफेक्ट स्क्रिप्ट। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूँ सेशन की शुरुआत करने के लिए। अभिषेक जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। प्लीज अपना माइक एंड कैमरा ऑन कीजिए ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें। Hi, good. मैं ठीक हूँ अभिषेक जी, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग यस फॉर दिस सेशन। और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर टॉक शो में ये होता है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनके बारे में बताई जाती है बहुत सारी चीज़ें, पर मैं चाहता हूँ कि एक इंसान की जो पहचान है उसके काम से है, और मैं आपको आपके काम से जानता हूँ, इसीलिए हम आपके बारे में जानेंगे आज के सेशन में वार्तालाप के दौरान। अभिषेक जी, पहला जो सवाल मेरा हर किसी से हमेशा एक रहता है, सिनेमा मतलब सिनेमा का कीड़ा कब काटा, कैसे आपको लगा कि सिनेमा में आना? मैं मेरे ख्याल से कीड़ा तो बहुत पहले ही काट लिया। कॉन्शियस सोचा कि सिनेमा क्या होता है और सिनेमा कैसा है। मेरे ख्याल से मैं बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं जर्नलिज्म की तरफ गया और मैंने पढ़ाई भी and Naomi Goldsmith was my favorite, and it was a very हमने फिल्म बनाई, मैंने औरविल आश्रम पांडिचेरी। अच्छा, तो दिस हाउ इट स्टार्टेड। मगर फिर मैं प्रेस जर्नलिज्म में था, मैं दुबई चला गया 16-17 साल वहाँ पे रहा। शुरुआत में जर्नलिज्म नहीं था वहाँ पे, बाद में मैं तरफ चला गया लेफ्ट एक्टिव राइट एक्टिव। क्या है कि कहानियां होती हैं और वो जिनको कहने के लिए आप आए होते हैं, और मेरी ये कहानी थी पूरा जी बैंगलोर जी तो मैंने एक नॉवल ही लिखा था जी। तो सेलेक्ट हो गया एनएफडीसी प्रोड्यूसर्स लैब में जी और हमें गोवा बुला लिया गया और तो चल रहा था तो हमें इंटरनेशनल फिल्म वहाँ पर उसी दौरान चल रहा है जी तो वहाँ पे बहुत से लोग मिले जिन्होंने वहाँ की बहुत नई तरह की राइटिंग है, जो उनका लहजा भी अलग है, तो करना चाहिए। जी उस समय शायद पहली बार ये लगा कि हम जो लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं सोच रहे हैं, जी शायद स्क्रीन पे आ सकता कि वहाँ बहुत बहुत इवेंटर्स। तो दैट इज हाउ इट बिगैन। एंड फिर वो किताब लिखी, फिर देन आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने एक फिल्म की, तो बस अब एक नॉवल और एक है जी। मुझे लगता है कि कितने सारगर्भित तरीके से आपने अपनी पूरे जीवन का सार मुझे एक ही सवाल में दे दिया। मैं तो ये चाहता था कि पहले जो शुरुआत होगी मैं पूछूंगा आपकी जर्नी कैसी रही, उसके बाद सिनेमा कीड़ा कहाँ काटा। पर अच्छी बात ये रहती है कि जब आप किसी जर्नलिस्ट से जुड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो उन्हें पता होता है कि सवाल का जवाब कैसे देना, कहाँ क्या चीज़ें बतानी। अभिषेक भाई, जर्नलिज्म में आप आए थे या पहले जर्नलिज्म आपका पैशन था? क्योंकि आपने बताया यू हैव वर्कड इन जर्नलिज्म close to a decade and more. तो मैं जर्नलिज्म में आया तो बाय एक्सीडेंट मैं आया, क्योंकि मैं देखिए क्या है ना, सन 2000 बहुत तरह से हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान का जो 1980s की जो जनरेशन है हमारी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मोबाइल फोन भी उसी समय आया,
जी इंटरनेट भी उसी समय आया, जी केबल टीवी भी हमारी जनरेशन के सामने आया। तो और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट आया और अब एक कंटेंट की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ने लगा। तो मैं एक होटल लॉन्च हुआ था, बहुत बड़ा होटल था, बाद में वो नहीं रहा, लेकिन तो मैं उसमें कंटेंट लिखता था। जी तो उसके बाद लेकिन फिर ये बीबीसी में सिलेक्शन हो गया, और वो एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक बहुत ही धुरंधर और जबरदस्त टीचर थी हमारी नामी गोल्डस्मिथ। और तो एक जर्नलिज्म का जो एक स्टैंडर्ड है बीबीसी, उसको समझने का मौका मिला। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत अच्छा काम लोगों का अपने मतलब दूसरे जर्नलिस्ट का देखने का मौका मिला। जी तो आई थिंक वहाँ से वो एक बेसिक मोड़ था जो कि जर्नलिज्म की तरफ मुझे ले गया। जी अभिषेक भाई, वो टर्निंग पॉइंट में जानना चाहूंगा कि खबरें लिखते लिखते कब आपको ऐसा लगा कि मैं भी इन खबरों का एक पार्ट हो सकता हूँ, जब मैं भी अपनी खबरें, अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाऊं? ये आप शुरुआत से ही लिखते आ रहे थे और आपको था कि नहीं, मैं सिनेमा के लिए लिख सकता हाँ नहीं, तो मैं देखिए मैं एक कहानी लिख रहा था, और वो कहानी मैं पिछले 10-20 साल से लिख रहा हूँ? था। अरे जब मैं दुबई में भी था तब भी, और पहले भी वो कहानी थी यूपी के सबसे बड़े डायरेक्टर अरे वाह, जो बाद में मेरी नॉवल में जी आया अभी। जी और मैं एक अच्छा, और दूसरा जर्नलिस्ट होने की वजह से थोड़ा सा मैं उसको पॉलिटिकल और सोशियो एंगल से जब देख रहा था, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा था, जो कि आपको एक स्टेट की कहानी बताता है। फिर वो एक तरह से आपको ईस्टर्न यूपी या यूपी की कहानी बताने लगे। राजनीतिकरण का अपराध, अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, और तो लेयर्स जुड़ते गए इसमें। नैरेटिव जो है थोड़ा सा नॉन लीनियर होता चला गया, जी नो जी उसके अंदर। तो मैं ये कहानी बताने आया कि ये कहानी है भाई, इस कहानी के ऊपर बनना चाहिए थे। और वो कहानी भी सेलेक्ट हुई थी एनएफडीसी में उसमें। जी लेकिन शुरुआत वही थी, शुरुआत वही जी थी। जी हमारी थीम आज ये है, हाउ टू अडेप्ट अ परफेक्ट स्क्रिप्ट। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1980 का दशक, इमरजेंसी अभी अभी खत्म हुई। लोगों ने ये जान लिया था कि गुंडाई से सरकार बनाई भी जा सकती और चलाई। यहाँ कहते हैं मारत तो दक्षिण चल गई, ये वही दक्षिण, पूरब का भी महापूर शहर बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मैं अभी पूरा यहाँ पे नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि जी नहीं, आप क्या पूछते? मैं यही पूछ रहा था कि शुरुआत में जैसे आपकी दमदार आवाज में हम सुनते हैं, अगर मारब तो दक्षिण चले जाए, तो हाँ, दो सवाल यहाँ मैं जानना चाहूंगा। जब आप नॉवेल लिख रहे थे तो क्या आपके मन में था कि मैं इसको स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिख के फिल्म में लेके जाऊंगा? और जब आपने लिख लिया तो आपको कब इस पॉइंट पे लगा कि नहीं यार, यह तो फिल्म के लिए ही एक कहानी? हाउ कैन अ राइटर बी सो श्योर कि ये कहानी एडेप्टेशन के लिए है और फिल्म में जा सकती है? आपके प्रोसेस से बताएं। तो मैं अभी आंसर देती टू पार्ट। पहली बात क्या है कि ये कहानी जो आपका पहला था कि जब मैं लिख रहा था तो क्या फिल्म के लिए लिख रहा था और कैसे पता चला। और देखिए, मैंने ये नॉवल इंग्लिश में लिखी है, ये नॉवल अंग्रेजी में है पूरा। तो मैंने उसको अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसके बाद एक और छोटा सा उस नॉवल का एक और छोटी सी घटना को सिर्फ हमने ये शॉर्ट फिल्म में दिखाया है, मतलब किया है। वो अपने आप में एक स्टोरी है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी घटना है। और वो इसलिए किया था क्योंकि मैं वर्ल्ड ये क्रिएट करना चाह रहा था, मैं उसी भाषा में बात करना चाहता था
यहाँ पे गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ और बस्ती में जो एक डायलेक्ट है उसमें बात है। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लोग से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं इस तरह की लैंग्वेज को। अब हमारे यहाँ तो अब अगर आदमी उत्तर नीति का है तो उसको कैरिकेचराइज कर दिया जाता है लैंग्वेज। So this is not the real dialect. This is not the same form of accent that we use. तो सबसे पहला तो मेरा वो था कि लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसको फिर यही डिसाइड किया मैंने कि मैं इसके डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, तो मैं उसको जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मैं वैसे ही लिखूँ। वैसे भी ये शॉर्ट फिल्म है। तो शुरुआत शायद इसकी एक फिल्म में कहीं ना कहीं कहानी की शुरू से देखता रहा हमेशा से, लेकिन मैंने इसको लिखा जब तो ये नॉवल फॉर्म में ही लिखा और अंग्रेजी में। तो बाद में जब स्क्रिप्ट बनाई ये शॉर्ट फिल्म की तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा, उसकी डायलॉग लिखने पड़े। तो दैट इज वन पार्ट। दूसरा आपका था कि कैसे ये पता चले कि इसके अंदर किसी कहानी के अंदर वो क्वालिटी है या नहीं कि जिससे उसको एक फिल्मी रूप दिया जा सके, उसके फिल्म या एक स्क्रीन पे उसको लाया। तो देखिए उसमें क्या बहुत सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, एक अलग विषय है कि किसी को कोई चीज क्यों पसंद आती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक डायरेक्टर है जिसका रोमांस में इंटरेस्ट है, रोमांटिक स्टोरीज बनाने में इंटरेस्ट है। एक आदमी, एक राइटर है या एक डायरेक्टर है जिसको क्राइम से, जिसको कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट से, साइंस से, इसमें इंटरेस्ट है, जैसा कि मैं हूँ। अब आप मुझे कहेंगे कि मैं रोमांटिक स्टोरी लिखूँ और डायरेक्ट करूँ तो मेरी रोमांटिक स्टोरी में बहुत खून खराबा होगा, उसमें बहुत गोलियां चलेंगी, उसमें बहुत लाशें गिरेंगी। तो मगर वो क्योंकि होगी वो रोमांटिक, लेकिन वो मेरा तरीका है जी। तो किसी भी तो वो एक तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, जो लोग और राइटर का। दूसरा, लेकिन अगर इसको थोड़ा मैं जनरलाइज कर दूं कि अगर हमको मुझे इसका आंसर देना ही हो कि क्या चीजें होती है, तो मैं कहूँगा कि आप ये देखिए कि उस लाइफ माइनस द बोरिंग बिट, आई मीन दिस इज अ मेजर प्रिंसिपल की जिंदगी में से जो आपका दिनचर्या आम घटनाएं उसको हटा दीजिए। जो आपके जीवन की 5-6, अगर आपकी इस पर फिल्म बनेगी तो आपके जीवन की जो 5-6 हाईलाइट घटना है उनसे कितनी देर की फिल्म बन सकती है, ये देख लीजिए। अब चलिए तो लाइफ माइनस द बोरिंग बिट बेसिकली वन। दूसरा, सिनेमा और नॉवल दो अलग अलग मीडियम। जब आप एक नॉवल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो वो आपके किरदार जो हैं उनके आप अपने दिमाग में एक जगह बनाते हैं, उनको आप एक प्लेसमेंट में रखते हैं, एक सेटिंग में आप उनको देखते हैं अपने दिमाग में, और वो सबका अलग अलग होता है। जी। जैसे कोई आदमी अगर जोधपुर का है तो वो शायद जो किसी कहानी को पढ़ रहा है तो वो उसके दिमाग में जो छवि है उनकी वो थोड़ी सी राजस्थानी परिवेश की है। जी। और एक आदमी जो महाराष्ट्र का है वो थोड़ा उसी कहानी के नायक को एक थोड़ा आप देखेगा कि भाई उसकी शिवाजी की कैसी टोपी है, या एक महाराष्ट्र लुक है उसके में। तो और वो क्या होता है, वो आपका एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि किताबों से और कहानी से जो जुड़ाव होता है वो उनके कैरेक्टर्स से आता है मोस्टली, और उसके साथ आदमी ने क्योंकि उसको इतनी अपनी पर्सनल स्पेस में उसको देखा होता है ना कि वो एक जुड़ाव होता है, एक अलग। एंड दैट इज दे आर टेलिंग यू, नॉवल इज टेलिंग यू थिंग्स। नॉवल आपको बता रही है कि वो ऐसा था है, वो यहाँ गया, वहाँ पे ऊपर चढ़ा तो वहाँ पे छत टूट गया। और सिनेमा इज विजुअल मीडियम। सिनेमा आपको दिखा, सिनेमा इज शो, डोंट टेल, मुझे दिखाइए क्या हो। सिनेमा में सबटेक्स्ट बहुत सारा है। सिनेमा के अंदर एक विजुअल एस्थेटिक होना चाहिए। जी। अब घर अगर गंदा है तो घर
तो वो घर पुराना घर है, तो वो पुराना जरूर होगा, लेकिन आप उसको साफ करके ही वहां शिफ्ट करोगे। अब समझ रहे हैं? तो एक, क्योंकि एक विजुअल मीडियम है ये, इट हैज टू बी शोन विजुअली। देन जो चीज को आपने इन्वेस्ट किया है, एक घर का एक सीन, एक दृश्य, एक नॉवल में 6 पन्ने में या 8 पन्ने में डिस्क्राइब है, वो आपको एक फिल्म के अंदर आपको दिखाना है 1 मिनट के अंदर। तो माध्यम दोनों अलग अलग है। आपको ये देखना है कि एक्शन कहाँ है, क्या आपका कैरेक्टर, क्या आपकी कहानी में एक्शन है, ये कैरेक्टर को पकड़ के। और यही वजह होती है कि आप आखिर फिल्म अडेप्ट करेंगे, आप किसी चीज को अडेप्ट करने की जरूरत भी क्या है, तो इसकी वजह यही है कि यू फाइंड अ कैरेक्टर गोइंग थ्रू हिज एक्शन, और वो शायद फिर इस लायक, तो इसके एक्शन इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि वो इस लायक बन जाएगा कि आप उसको नहीं करें, क्योंकि आपको 2 घंटे इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग विजुअल दिखाने हैं। तो क्या इतना मसाला है उसके उस किताब में या उस ये डायरेक्टर का राइटर। जी अभिषेक जी, एक सवाल जो जितने भी यंग एंड बडिंग राइटर्स हैं उनका ये सवाल रहता है कि हाउ कैन दे प्रिपेयर देमसेल्व्स टू अडेप्ट अ नॉवेल इनटू अ स्क्रिप्ट? देखिए, सबसे पहले to answer this question, I will have to answer another question first. And that is, why do we adapt? That is the most important thing. Adapt करने की जरूरत है ही क्यों? नया लिखो ना, ओरिजिनल लिखो, अडेप्ट क्यों करना? लेकिन आई थिंक ये लोग जब देखेंगे इसको अभी यूट्यूब पे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर कि अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, आप 20 या पिछले 50 साल का रिकॉर्ड आप अकेडमी ऑस्कर विनर्स का उठा, तो 2/3 ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन बुक जिनको ऑस्कर मिले। वेरी। तो ये एक, तो आप ये समझिए कि तो आखिर ऐसा क्यों है कि एक अडेप्टेड वर्क जो है वो इस तरह से चल करके आता है, और अडेप्ट करने की जरूरत क्या है? तो अडेप्ट करने की जरूरत इसलिए है, होती है कि अडेप्ट क्यों करें आप? एक सिंपल, मेरे ख्याल से, अच्छा इसमें अलग अलग राय है, बहुत उनकी अलग राय है, कुछ लोग एक यूनिवर्सली एक कॉमनली एक्सेप्टेड और मेरे ख्याल से जो वजह है अडेप्ट करने की, वो है कैरेक्टर। ओके। किसी नॉवल का या किसी नाटक का, प्ले का अडेप्ट नहीं कर सकते। इसका एक वो कैरेक्टर है जो कि आपको छूता है, या जिसकी लाइफ में, जैसा मैंने कहा, इतना इंटरेस्टिंग बिट है कि वो आपको छू लेता है वो कैरेक्टर। तब आप कहते हैं कि अरे यार ये चीज अडेप्ट कर लेते हैं, फिर इस चीज को सिनेमा में लेके आए, क्योंकि कैरेक्टर आपके पास है, कैरेक्टर आपको मिल गया। हाँ, there are lot of example। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गाइड होगा शायद इसके बारे में देने का। जी, थैंक यू सो मच। एडेप्टेशन का। जी, और तो दैट इज व्हाई वी अडेप्ट फॉर कैरेक्टर। जी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। और दूसरा सवाल क्या था आपका जो हमने, हाउ कैन समवन प्रिपेयर देमसेल्व्स, हाउ टू अडेप्ट? मोस्टली क्या होगा, अगर आप स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद नहीं अडेप्ट करेंगे। मोस्टली आपसे या तो कोई डायरेक्टर या कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई टीम आपसे कहेगी कोई चीज को अडेप्ट कर लेते। जी। तो मोस्टली आप अडेप्ट जो है उसको किसी के कहने पे ही करेंगे, कमीशन। जी, हाँ, बहुत बडिंग राइटिंग। और कुछ केसेस में आप जैसे कि मखूनी आप देख लीजिए, या आप उन्हीं की दूसरी जो ओमकारा आप देख लीजिए, जी, ये भी अडेप्टेड है, मगर ये लूज अडेप्टेशन है। ये एग्जैक्टली वो अडेप्टेशन नहीं है जो हमने, जो एक वर्ड बाय वर्ड अडेप्टेशन नहीं है। ये वहाँ ये इंस्पायर्ड बाय
मैकबेथ या ओथेलो हो जी सकता है। तो दिस जी इज अनदर है एडेप्टेशन ये भी। जी जी तो आपको जब कैरेक्टर मिल जाता है तब आपको अडेप्ट करने की वजह नहीं। जी यहाँ पर अभिषेक जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छी मूवी का यहाँ रेफरेंस उठा, गाइड। मेरी भी बहुत फेवरेट मूवी रही है बचपन से, के आर नारायण जी की लिखी हुई द गाइड। इसको लेकर के मुझे बहुत कुछ सवाल और बातचीत करनी है, पर पहले इसका एक सीन देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा सीन गाइड मूवी का, जहाँ पर अंतर्मन की बात हो रही है। कैरेक्टर एक दुविधा में है, एक पॉइंट पे है जहाँ पर उसको डिसाइड करना है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊं या कुछ नया करूं। अगर मैं नॉवल पे पढ़ता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शंस एंड एज वी नो स्क्रीन प्ले इज अ डॉक्यूमेंट बेसिकली, जहाँ पे आपको पर पेज के हिसाब से मिनट पर डिसाइड करने होते हैं। जब आप नॉवल से स्क्रीन प्ले या फिल्म में किसी चीज को अडेप्ट करते हैं, तो क्या कहीं पर नॉवल की आत्मा या सोल जिसको हम बोलते हैं, क्या वो भी अफेक्ट होती है, या विजुअल्स के द्वारा हम ज्यादा जस्टिफाई कर पाते हैं? अब ये सवाल आता है नॉवल वर्सेस फिल्म्स, समथिंग विजुअल और व्हाट वी आर रीडिंग। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। नॉवल एक अलग एक्सपीरियंस है, फिल्म एक अलग एक्सपीरियंस है, और वो दोनों आपस में ना दे डिफर इन देयर रेंज एंड दे डिफर ग्रेटली। तो कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर यू जी। तो दे डिफर इन देयर रेंज। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक नॉवल पढ़ते हुए एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आदमी उसको अपने परिवेश से देखता है, अपने घटनाओं से रिलेट करता है उस चीज से, और उस चीज के करीब जाता है। मगर मूवी मेकिंग जो है एक कमर्शियल बिजनेस है। इसके अंदर अगर नॉवल आपने लिखी और अगर 10 आदमी ने भी पढ़ी उससे, तो वो चल जाएगा। लेकिन एक फिल्म जो बनती है उसको अगर हिट ना हो, तो अपना पैसा ना वसूले, तो वो आदमी को बनाइए तो दोबारा नहीं करता। तो अडेप्टिव, तो इसके अंदर आपको एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन का, यूनिवर्सैलिटी ऑफ ख्याल रखना पड़ता है फिल्म, एंड दैट इज हाउ दैट मीडियम इज डिफरेंट। तो आप अडेप्ट नॉवल से किसी फिल्म में तभी करेंगे जब आपको कोई कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को आप लेके आना चाहते हैं स्क्रीन में, क्योंकि उस कैरेक्टर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, या वो बहुत इंटरेस्टिंग मुकाम से गुजर रहा है, या वो कुछ ऐसा करने, वो आदमी कुछ इस तरह की उसके सामने परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, जिनको उनको पार करना है। और यू सी इट इज आयरॉनिकल, लेकिन हमको वही परेशानी, वही प्रॉब्लम देख के आप जी तो ये डिफरेंस रहेगा, हमेशा रहेगा। दोनों ही फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, दोनों ही, मगर दोनों का एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, दोनों का इम्पैक्ट डिफरेंट है। जी अब ये हो गया है कि लोग पढ़ते नहीं होते, हम लोगों को मतलब देखना ज्यादा पसंद है, तो पढ़ने के अपेक्षा देखना ज्यादा। तो एक नॉवल से जब आप बाहर निकल करके आप एक डिजिटल स्पेस में आते हैं, तो आपके काम के को देखने वाले लोग बहुत बढ़ जाते हैं, और आपका काम ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। जी तो ये भी एक बुनियादी फर्क है। जी जी अगला सवाल पूछने से पहले मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। एक बहुत ही फेवरेट मूवी मेरी रही है, और कई लोग इस सब्जेक्ट से वाकिफ भी होंगे। साहिब बीवी और गुलाम, बिमल मित्रा जी के द्वारा लिखा गया एक नॉवल पर आधारित। अभिषेक भाई, इस मूवी से रिलेटेड मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि साहिब बीवी और गुलाम के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, और एक अगर आज के टाइम में कोई बडिंग राइटर है, उनको लगता है कि हाँ बिमल जी के इस उपन्यास पे मैं फिर से फिल्म बना, तो हाउ टू सिक्योर द राइट्स? क्योंकि इस चीज़ से पहले भी फिल्में बन चुकी हैं, उनको कॉर्पोरेट से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरी फिल्म आपकी फिल्म से अलग है। तो हाउ टू सिक्योर द राइट्स व्हेन यू आर अडैप्टिंग समथिंग? हाँ,
तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो जैसा कि मैंने कहा तो एक तो एज पर द कॉपीराइट लॉ, और ये थोड़ा आपको चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉपीराइट लॉज का एक लिंक भी आप शायद अपनी उसको दे देंगे तो लोग खुद देख पाएंगे। जी लेकिन इन अगर कोई काम आई थिंक 60 साल या 70 साल से ज़्यादा पुराना है तब आप उसके ऊपर कोई इस तरह का कॉपीराइट नहीं लगता है। आप यू कैन चूज दैट, यू कैन यूज दैट वर्ड, इवन यू कैन अडैप्ट दैट वर्ड। लेकिन अगर उससे पहले का काम है और आप उसकी लिखी नॉवल है या कुछ है जिसको आपको अडैप्ट करना है तो आपको फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और जो भी कमर्शियल काम है उनके साथ अगर वो मौजूद है, अगर वो दुनिया में है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है बहुत सारे लोग उनके जो है वो रॉयल्टी मिल रहे उनके पास उनके कामों का फ्यूचर में किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन का करने के लिए उनकी परमिशन हो सकती है तो वो आपको फिर उनके जो लीगल राइट है उन्हें राइट होगा। 60 या 70 साल पुराना जैसे जो काम है वो आप अडैप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन इज, बट दिस हैज टू बी केयर। तो जो 60 है 70 है क्या है वो तो देखना। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक बडिंग राइटर एडेप्टेशन खुद क्यों करे या बहुत कम करे, तभी करेगा जब उसको कहा जा रहा है करने के लिए। जी उसकी स्टोरी बेस्ड हो सकती है, लूजली इंस्पायर हो सकती है इससे। जैसे आपने शायद किसी और गुलजार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस मूवी फॉर समझाना। 1953 में विमल मित्रा साहब ने ये नॉवल लिखी जी ठीक है। उसके बाद इसके कम से कम जितने मैं जानता हूँ 6-7 अलग अलग वेरिएशन तो बन चुके हैं। बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद बड़ी भी दो क्लिप आपने दिखाई जिसमें ये जी तो ये क्या है कि देखिए 1954 में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जिसकी वजह से जमींदारों की जमींदारियां छीन जा रही और ये कलकत्ता का एक भद्र परिवार, भद्र लोग परिवार के लोगों की कहानी थी क्योंकि उस समय के लिए बहुत ही क्योंकि उसी समय की हो रहा था बड़े घरानों का, बड़े जमींदार घरानों का पतन हो रहा था, उनकी जमींदारियां छीनी जा रही थी। तो एक वो वर्ग था जिसको भी दर्शाना बहुत जरूरी था, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया था। लेकिन उसके बाद इसके कई वर्जन बने। हिमांशु जी ने भी इसका एक वर्जन बनाया थे, 3 पार्ट बना दिए। उसमें एक पार्ट तो बहुत अच्छा था, आप भी शायद जुड़े उस प्रोजेक्ट से। हाँ जी तो अब और भी बहुत सारे वर्जन बने, लेकिन हर डायरेक्टर ने उनको अपनी प्लेसमेंट में अपनी सेटिंग में प्लेस। तो अब सवाल इसमें पूछने वाला ये है कि साहब जी गुलाम के इतने वर्जन बने, क्या वो अडैप्टेशन थे या वो रीमेक थे इन फिल्मों के? जी तो मेरे ख्याल से तो वो रीमेक थे इन फिल्मों में। आपने उसी चीज को एक दूसरे उसमें रखा और संदेश में रखा और आपने दूसरा सेकंड दूसरी रखी, कलाकार दूसरे रखे। उनकी प्रॉब्लम स्पाइन ऑफ द स्टोरी जो होती है, मतलब एक मूलाधार जो एक ढांचा है जिसके ऊपर वो स्टोरी खड़ी हुई है जी वो आपने वो रखा और बाकी तो तो अडेप्टेशन और रीमेक का भी एक फर्क हमारे जो राइटर्स जो लोग ये सुनेंगे देखेंगे उनको एक समझना चाहिए कि एक आपके पास स्पाइन ऑफ द स्टोरी है, ढांचा है जिसके ऊपर आपके पिवट पॉइंट एक स्टोरी में जैसे एक स्क्रीन प्ले में जो है पिवट पॉइंट होते हैं। पिवट पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक कैरेक्टर या एक सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज होती है उन कुछ वजहों से।
तो वो एक फेवरेट पॉइंट होता है। उसके बाद उसी के बाद जो एक्ट ऑफ इनिशिएशन बोलते हैं उसको, अगर एक किताब है ये आगे है दिमाग में से बोल रहे हैं, ये किताब है हीरो जर्नी, वो जरूर पढ़नी चाहिए हमारे बडिंग राइटर्स जो भी हैं उन लोगों को, क्योंकि उसमें आपको एक पता चलेगा कि एक भाषा एक कैसे तो एनीवे तो मैं राइटिंग को ये समझना पड़ेगा। तो पिवट पॉइंट होगा, पिवट पॉइंट is the structural change of the story in a character or a situation, और फिर वो कैरेक्टर उसकी रिस्पॉन्ड कैसे करता है और तभी आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है। दिस इज द एक्शन, यही एक्शन तो सिनेमा में आप इसी एक्शन को फॉलो करते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब चैन नहीं है एक मिनट का भी। तो आपको लगातार वो पिवट पॉइंट का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी, वो सेटिंग क्या है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अडैप्ट करने के लिए या रीमेक करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी वजह होगी। सिर्फ अडैप्ट इसलिए कि कोई चीज चल चुकी है और उसको अडैप्ट करें, तो देखिए साहब बीबी गुलाम जो पहला पार्ट बनाई थी किसी ने बहुत अच्छा चली और फिर वो बाद में उसका भी पतन हुआ धीरे। इसी से जुड़ी हुई एक और फिल्म है, इसी सवाल से जुड़ी हुई, और वो भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम देखें, उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि अगर हम क्लासिक्स की बात करते हैं तो बहुत कुछ चीजें डायलॉग्स के द्वारा भी क्लियर होती हैं कि कुरमुराई तो है, हलवा संदेश, यानी कि क्लास की बात भी हुई है। देवदास एक ऐसी मूवी है जो अलग अलग जगहों पे देखी गई है। बंगाली नॉवल पे अगर बेस है तब भी आई थिंक, मैं बंगाली नहीं पर फिर भी रिलेट कर पाता हूँ। एक सवाल ऐसी मूवीज देखने के बाद होता है, देवदास पहले एक आई, फिर दूसरी बनी गई, फिर तीसरी और चौथी सुधीर साहब की देवदास बनी हुई थी। एक ही सब्जेक्ट को बार बार अडेप्ट करना, तो क्या हम मेन जो नॉवल है उसी को अडेप्ट कर रहे हैं या हम स्क्रीन अडेप्टेशंस की तरफ जा रहे हैं? ये भेड़ चाल क्या है, क्यों एक सब्जेक्ट को बार बार ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि एक अब आप देखेंगे कि ये जो भी जितने डिफरेंट अडेप्टेशन है ये इसलिए हुए हैं कि इसका जो डायरेक्टर था वो बहुत हेलबेंट था इसको, चाहे वो सुधीर जी हो, चाहे वो उसके पहले संजय लीला भंसाली साहब हो, ठीक है, और चाहे ये अनुराग जी हो जिन्होंने ये देवती बनाई, वो उनका एक टेक था उसके ऊपर जी। वो देवदास के ये अलग अलग टेक, जो पहली किताब है उसके ऊपर बेस्ड जो देवदास है, शायद सबसे पहली वो नहीं वो इसके अंदर ये दिलीप कुमार साहब वाली जो ये सब साहब देवदास जी, हाँ, वो जो है सबसे क्लोज आती है शायद उस किताब से। वरना अनुराग जी ने भी अपना टेक, सुधीर मिश्रा साहब ने अपना टेक दिया उसको, क्योंकि एक तो बात यह है कि जब एक टेक कोई एक अपना ओपिनियन एक टेक दे चुका है तो आप चाह के भी वो टेक नहीं दे सकते, आपको कुछ दूसरा ही देखना पड़ेगा जी। लेकिन ये क्या है, एक ऐसे डायरेक्टर और ऐसे राइटर एक ऑब्सेशन है उस कहानी से, और ये ऑब्सेशन ये रहेगा लोगों का, क्योंकि देवदास जो है वो अगर सिर्फ नॉवल रहती तो वो शायद इतना ऑब्सेशन नहीं होता, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने मेरे ख्याल से इसका ऑब्सेशन बना दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि, और इसमें मैं रियली सजेस्ट करूंगा लोगों को कि देवदास जो है वो देखनी चाहिए लोगों को। और तो किस तरह से एक फिल्म कई बार साहित्य पे थोड़ी भारी पड़ जाती है, वो भी आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि भारी पड़ने का मतलब पॉपुलर हो जाती है। तो क्योंकि एडेप्टेशन के आपको बहुत अच्छे एडेप्टेशन के आपको एग्जाम्पल जो है बहुत लिमिटेड है, जैसे आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखिएगा लास्ट विल ऑफ स्कॉटलैंड, तो लास्ट विल ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो
गिलन फॉगन करके एक राइटर है, उनकी किताब। जी और अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपके सामने युगांडा के और वो दृश्य अपने साथ आप आपके सामने उन्होंने इतनी विविड, इतनी इमेजिनेटिव, इतनी क्लियर, इतनी बढ़िया किताब लिखी है। तो मैंने वो किताब पढ़ी थी और पहले पढ़ी थी काफी, जी और मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी। तो मुझे वो किताब वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट वॉर अफ्रीका, जी अगर आप देखें तो उसका वन ऑफ द बेस्ट। तो खैर, लेकिन फिर उस पर बनी की फिल्म, और फिर वो फिल्म बहुत बाद में देखी मैंने। लेकिन वो मेरे ख्याल से एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छी किताब और एक बहुत अच्छी फिल्म। तो ये जो हमारे राइटर या लोग जो ये देख रहे हैं, अगर आप, वो गिलन फॉगन नाम है उनका, जिन्होंने लास्ट में प्रॉब्लम लिखी थी, बहुत अच्छे राइटर, और वो ये जरूर देखें, किताब भी पढ़ें और फिल्म भी देखें, तो आप एक पैटर्न बना पाएंगे किस तरह से एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन किस तरह से काम करता है। जी अभिषेक जी, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा। हमने बात की कॉपीराइट लॉस की, वैसी लिखे हुए नॉवेल जो 50-60 साल पुराने हैं तो वहाँ इतनी दुविधा नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एक मूवी बनी थी पिछले ही कुछ सालों पहले, और चेतन भगत जी के एक नॉवल पर बेस्ड थी, 5 पॉइंट समवन, जो IIT की लाइफ पर बेस्ड थी, और बहुत ही प्रचलित रही है मूवी। इसकी पहले क्लिप दिखाना चाहूँगा, फिर इससे जुड़ा एक सवाल। क्लिप में थोड़ी गड़बड़ है तो मैं सवाल थोड़ा और डिटेल में यहाँ पूछना चाहूँगा। जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कैरेक्टर्स को देख के बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं, और इसलिए हम नॉवल से इतना लगाव महसूस करते हैं। अगर शैंडलियर अगर है तो शैंडलियर में कौन से कलर की उसकी कलमें निकली होंगी, किस तरह का बल्ब वहाँ जल रहा होगा, कौन सी रोशनी दे रहा होगा, किस तरह की छाया पड़ रही है, इतनी डिटेल तक एक नॉवल में रहती है। यहाँ हमने एक 3 इडियट्स मूवी का एक छोटा सा सीन देखा जहाँ पर वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी कि कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और वहाँ पे हम विजुअल्स की तरह दिखा रहे हैं कि भाई शर्ट पे बटन नहीं होता था, टाई फटाफट पहनते थे, अनप्रोडक्टिव काम इस तरह से करते थे। जो लैंग्वेज है स्क्रीन प्ले की वो बहुत डिफरेंट भी है नॉवल में। ये सवाल वैसे मैं पहले भी आपसे शुरुआत में पूछ चुका हूँ, पर मैं इस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जब हम कॉमेडी रिलेटेड कुछ चीज़ लिखते हैं, चाहे वो जोक हो, लतीफ़ा हो, या कोई कॉमिक सिचुएशन हो, उसको लिख करके पढ़ने में एक अलग गुदगुदी महसूस होती है। और वही चीज़ हम विजुअल्स देखें, कई बार वो जोक्स काम नहीं भी करते, तो क्या वहाँ पे एक लिमिटेशंस है, या राइटर किस तरीके से उन चीज़ों को विजुअली अडेप्ट करेगा? देखिए, राइटर के अभी इसके दो पार्ट, सवाल के दो पार्ट है, एक है कॉमेडी और दूसरा आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा कि जो अडेप्टेड है कॉमेडी टर्म्स में, वो लिखा हुआ देख करके तो आपको हंसी आती है, लेकिन जब आप विजुअल में देखते हैं तो हंसी नहीं आती, कई बार होता है। तो पहली चीज तो ये है कि कॉमेडी इज स्पॉन्टेनियस, कॉमेडी इज लाइक वेरी क्विक, कॉमेडी जो आदमी बोलता है वो कॉमेडी नहीं क्रिएट करता है, उसका रिएक्शन कॉमेडी क्रिएट करता है, दूसरे आदमी की परिस्थिति का रिएक्शन। एक आदमी ने कुछ किया, उससे कोई कॉमेडी नहीं क्रिएट करता, हमेशा एक उसका एक्ट फॉर एन एक्ट कॉमेडी क्रिएट। तो अगर कोई चीज विजुअली लिखी हुई है और आप उसको अडेप्ट करते हैं और उसके अंदर वो मजा नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये जजमेंट जो है वो एक डायरेक्टर और राइटर के पास ये होनी चाहिए कि व्हाट सीम्स टू बी गोइंग विद द स्टोरी। जैसे आपने 3 इडियट्स का एक क्लिप दिखाई, इसके अंदर देखिए वो 5-6 शॉट है सिर्फ, लेकिन वो 5-6 शॉट जो है ये मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं चलाया जी। तो वो 30 सेकंड का ये शॉट अगर किताब में है तो वो किताब में कितना लंबा होगा। सहस्त्रबुद्धे, सबसे पहले तो वो सहस्त्रबुद्धे के बारे में बताएंगे, बैकग्राउंड के बारे में
जी अभी आपको यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, आपको ये नहीं मालूम है कि वो ये आदमी ऐसा है तो क्यों है, ना आप जानना चाहते हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो स्क्रीन पे कर क्या रहा है। और वो आदमी फिर अब उसमें क्या है कि जो कैरेक्टर है उसकी मूछें आप देख लीजिए, उसके बाल आप देख लीजिए, वो एक आपको दे आर टेकिंग यू टुवर्ड्स इट, द जर्नी हैज बिगन। दे आर कैरेक्टर का जो एक लुक है वही ऐसा लुक है कि आपको ये लगता है कि इस आदमी से अपनी समझदारी की उपेक्षा तो करनी नहीं है, तो करेगा तुम तुझे बेचोगी की हरकत करेगा डेफिनेटली। फिर आप देखते हैं कि वो अपनी क्लिप लगा रहा है, फिर आप देखते हैं कि वो साइकिल से जा रहा है, तो आप कहते हैं अच्छा थोड़ा पप्पी टाइप का मतलब ना अपने हिसाब से चलेंगे। फिर वो लेटा है और वहाँ पे वेस्टर्न क्लासिकल चल रहा है, सिंफनी चल रही है वहाँ पे, और वो एक आदमी उसका बाल काट रहा है, तो अचानक आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। ठीक है, अब कहते हैं अच्छा है तो ये बहुत काबिल आदमी, क्योंकि उसका एक आदमी बाल काट रहा है, वो वेस्टर्न म्यूजिक सिंफनी सुन रहा है, तो इसका मतलब है तो ये फायदे का आदमी। थोड़ा सा ना ये जो एक लोग होते हैं थोड़े खपती, थोड़े से जिसको कहते हैं खड़ूस, कुछ कुछ होते हैं उन लोगों के अंदर, ये उस तरह से। तो सडनली तो व्हाट हैपेंस इज कि ये कैरेक्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया। वो 6 पन्ने में आपको जितनी आपको क्या उसमें 6 पन्ने में आपको जितनी हंसी आई या 8 पन्ने में जितनी हंसी आई, वो आपको ये 30 सेकंड में आनी चाहिए। यहाँ पे वो डायरेक्टर फेल भी कर सकते हैं, इट वुड हैव फेल्ड, लेकिन वो आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हंसेंगे आप बाद में जाते हैं, आप उसके बाद से चीजों को कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी है कि कॉमेडी के समय में अगर जो चीज वर्क नहीं कर रही है आपके स्क्रीन पे, और ऐसा होगा कई बार होगा, जो लिखा है वो ऑन स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इतनी सारी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है ना जी, क्योंकि स्क्रिप्ट जब लोग पढ़ते हैं और बड़े बड़े स्टार किसी स्क्रिप्ट के लिए हाँ करते हैं, तो वो बहुत वेटरन लोग हैं, वो हजारों स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, वो 50 फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको मालूम है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है और कैसे होता है। वो लोग किसी स्क्रिप्ट को चूज करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो वो अच्छा ही समझ के करते, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो सिनेमा इज अ मीडियम लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सिनेमा जो है आप इज अ विजुअल मीडियम, आपको सिनेमा का रिदम समझना पड़ेगा। अगर वो 30 सेकंड के शॉट में एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो यही सिनेमा है जी, यही सिनेमा है कि आपने वो 6 पेज को 30 सेकंड में एस्टैब्लिश किया, दैट इज सिनेमा। और वो कॉमिक टाइमिंग राइटर को भी पकड़नी पड़ेगी, और आपको राइटर को ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू गो विद द कैरेक्टर। कॉमिक आपका वहां से क्रिएट है, और जो चीज नहीं चल रही है चेंज करो भाई। जी। मुंबई पर हमला करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को आइडिया लगेगा। अभिषेक जी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम राइट्स की बात करें या बम ब्लास्ट की बात करें तो काफ़ी बड़ा तो एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, काफ़ी सारी चार्जशीट्स बनती हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन यहाँ पर एक पीस ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी, मैं पूरा उसको फिक्शन नहीं कहूँगा, हुसैन साहब ने जो लिखा है, एंड देन एक फिल्म मेकर का रिस्क कि वो एक पीस ऑफ फिक्शन को उठा करके ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। व्हाई नॉट टू डायरेक्टली रिसर्च ऑन सच काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट देन टू अडैप्ट? देखिए, this subject was very well researched by Hussain Zaidi Saab, and then Mira Kashyap made a film out of it. So ये research material available था in the form of a book, very well written book, very detailed book. हुसैन ज़ैदी साहब जो है वो बहुत ही एक अच्छे राइटर भी हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी, और मेरे ख्याल से उनकी भी ये पहली किताब थी
जी, on the blast of 1990. तो देखिए रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो विद समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी रिटन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। जैसे मेरी एक किताब है जो मेरी अभी किताब मैंने लिखी है, जी द नेपाल नेटवर्क, जी क्योंकि नेपाल के लोगों, नेपाल में आईएसआई और लोग किस तरह से इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली। जी तो इट इज अ इनसाइड स्टोरी ऑफ द डार्क सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ आईएसआई एंड ऑल दोस प्लेयर्स। जी तो ये बहुत ही रिसर्च की किताब थी, इसके बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ा, मतलब 7-8 साल से इस पर काम चल रहा था। जी अब नाउ अगर somebody wants to make a film someday, इसको वो रीइन्वेंट करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में एडेप्टेशन का जो जरूरत है वो समझ में आती है, क्योंकि आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, आपके सामने एक खासा ब्लूप्रिंट मौजूद है, आपके कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, आपकी प्रॉब्लम को आपने उसमें लिया है, कौन से ऑब्स्टेकल्स को आप सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीजें वहाँ पे आपको मौजूद है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक अनुराग कश्यप मस्ट हैव सीन इट ब्लैक फ्राइडे। मगर आपको मैं ये बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे जिस तरह से लिखी गई है, वो नॉवल फॉर्म में लिखी, और ब्लैक फ्राइडे जो अनुराग कश्यप ने बनाई है, उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि इसके नैरेटिव को और इसके पर्सपेक्टिव को ब्रेक कैसे करें। एक कहानी एक आदमी की चल रही है तो वो चली जा रही है, अब इसको ब्रेक करके आप एक इम्पोर्टेंट इवेंट लेके आए कि भाई प्लानिंग हो रही है बॉम्ब बिछाने, और अच्छा डायमेंशन कई सारे थे, सब ट्रैक कई सारे थे उसके अंदर कि मुंबई का भी कनेक्ट, साउथ का भी कनेक्शन, ओडिशाई का भी कनेक्शन, यहाँ पे लोगों का भी कनेक्शन, बहुत सारे ट्रैक एक साथ चल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस किताब को किस तरह से फिल्म के रूप में लाया जाए। तो फिर ये डिसाइड किया कि इसके अंदर चैप्टर वाइज ब्रेकअप किया जाए, और एक हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये रहेगा कि ब्लास्ट हो गए हैं और लोगों को पकड़ना की अब तैयारी हो रही है लोगों, और उस तैयारी के अंदर आप उन लोगों की बताएंगे थोड़ा सा, और आप उस हिसाब से दिखाएंगे कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, और लेकिन लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, नॉन लीनियर होगी। तो ये इसलिए क्योंकि एक नॉवल में और एक किताब, एक फिल्म में एक नैरेटिव फील है, एक रिदमेटिक फील होती है फिल्म में, तो आपको आपके सामने लिमिटेशन है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो फाइनली एक फॉर्मेट चुना गया कि जिसमें 4 पार्ट में चैप्टर 1 के, और तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में एडेप्टेशन जो है वो सबसे अच्छा काम करता है। एडेप्टेशन होनी ही चाहिए उन प्रोजेक्ट्स की जो रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि फिर ऑलरेडी उसके ऊपर चीजें रिसर्च हो गई है, आपके पास वैलिड मटेरियल है, एंड यू डोंट हैव टू। थैंक यू अभिषेक जी। अगला सवाल अभिषेक जी एक और नॉवल बेस्ड फिल्म पे है, कॉलिंग सहमत। इस पर एक मूवी बनी थी, आलिया भट्ट ने उसमें एक्टिंग की है, राजी। मैं तो अब वहीं की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। अभिषेक भाई, सवाल मेरा थोड़ा अलग है पिछले सवालों से। जब भी हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की, या हम फैमिली दिखाना चाहते हैं मॉडर्न हिंदू ये बनवाली, एक फिक्स स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं कि अगर मुस्लिम है हरे रंग का ज़्यादा उपयोग होगा। राइटर्स, इवन डायरेक्टर्स के भी स्टीरियोटाइप्स बन गए। डायरेक्टर्स के जैसे अगर कॉमेडी है तो डेविड धवन स्टाइल है, उनको कोई क्राइम बेस्ड मूवी नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति नए हैं और अडेप्ट कर रहे हैं, इवन फॉर द कमीशन प्रोजेक्ट्स, हाउ टू ब्रेक दीज स्टीरियोटाइप्स? The best way to break the stereotype is not be part of a stereotype. मगर अगर स्टीरियोटाइप आपका, आपके डेविड धवन साहब कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो वो सफल कॉमेडी फिल्म के लिए जाने जाते हैं, सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म के लिए जाने जाते हैं।
तो वो अगर एक स्टीरियोटाइप बनता भी है तो ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, आप कैसे उसको करते हैं। तो बेसिकली पहले तो स्टीरियोटाइप बने, स्टीरियोटाइप बनने के लिए आपको कम से कम 10 फिल्में करनी होंगी, तब तो स्टीरियोटाइप बनेगा। जी तो मेरे ख्याल से तो बडिंग राइटर्स को स्टीरियोटाइप के सवाल में नहीं उलझना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो करना चाहिए, अपनी कहानी का अपनी जो कहानियाँ कहना चाहते हैं अपने पास को कहना, और जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपसे कह रहे हैं वो कहानियाँ कहनी चाहिए। क्योंकि एक बुनियादी चीज जो सबको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है सिनेमा में एक बहुत ही प्रेवलेंट थ्योरी है, दिस इज द ऑडियो थ्योरी। So the audio theory, it comes from the French New Wave cinema, where the audio theory says that the director is actually the creator of the, in layman terms, the director is actually the creator of the film or the movie, and it is his vision which is being executed, and therefore it is his stamp of personality which will be embossed on the film. वो डायरेक्टर की पर्सनैलिटी क्या है कि ऑडियो थ्योरी है। ये डायरेक्टर को एक राइटर से ऊपर फिल्म में समझा जाए, तो जो विजुअली प्रेजेंट करेगा वो तो वो प्रेजेंट करेगा, और वो उसकी पर्सनैलिटी उसमें झलकेगी। और जितने बड़े डायरेक्टर हैं आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी झलकेगी। तो इसी तरह से डेविड धवन साहब जो है वो कॉमेडी का स्टीरियोटाइप है उनका, नीरज पांडे साहब है उनका एक अलग स्टीरियोटाइप है करने का, और बहुत से लोग हैं जो कि उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक भी करते हैं, जी बार बार ब्रेक करते हैं उसको, उस स्टीरियोटाइप को, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, भी नहीं हो पाते हैं। तो गेटिंग स्टीरियोटाइप फॉर अ राइटर इज नथिंग। आप दूसरी चीज लिखो ना, तुमको कौन रोक सकता है? स्टीरियोटाइप का एक्टर हो सकता है मोस्टली, लेकिन तुम तो राइटर हो, तुमको वो कह रहे हैं कि कॉमेडी लिखो तो ठीक है तुम कॉमेडी लिख रहे हो, लेकिन तुमको थ्रिलर रोकने से कोई नहीं लिख रोकते, आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकते। तो एक राइटर जो है, आप एज ए राइटर आप ये समझिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप एक बहुत ही एम्पावर्ड इंसान है जिसको भगवान ने ये प्रेरणा दी कि तुम लिखे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप यू आर एन एम्पावर्ड पर्सन, ये पहले बात समझ लो। और दूसरी चीज ये है कि एज अ राइटर आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप सबसे सस्ते में अपनी कहानी कह सकते हैं। आपको चाहिए पेपर और पेन सिर्फ, या आपको चाहिए आपका एक लैपटॉप जो भी है, पेपर पेन पे भी आप कहानी लिख सकते हैं। तो आप 10 रुपए की एक कॉपी खरीद के और 5 रुपए का पेन खरीद के 15 रुपए में आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, जो कि एक फिल्म मेकर नहीं कर सकता, जो कि एक आदमी जिसको थिएटर डायरेक्टर है, थिएटर में कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। जो क्योंकि आपको सेटअप चाहिए, आपको लोग चाहिए। तो राइटर को अपने आप को किसी भी तरह से ना, कहीं से भी आपको अपने आप को स्टीरियोटाइप या मजबूर समझने की जरूरत नहीं है। वी आर अ वेरी एम्पावर्ड लॉट, और यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू राइट। जी आपको पसंद हो आप लीजिए, आपको नहीं पसंद है आप मत लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ जी जी अभिषेक भाई, अगला सवाल आई थिंक ये सिर्फ मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं कहूँगा, मैं ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन को ऐड करते हुए कहना चाहूँगा। शेक्सपियर मतलब कोई भी व्यक्ति पढ़ना चालू करता है, या इवन थिएटर या फिल्म में, भाई शेक्सपियर पढ़े हो एक सवाल पैदा होता है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स नहीं है वो भी पढ़ना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शेक्सपियर की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट करके, मतलब कुछ लूजली एडेप्टेशंस भी हैं और कुछ बिल्कुल जिस तरीके से लिखी गई हैं उस हिसाब से भी उन्होंने किया है। सो पहला जो सवाल है, यहाँ पे एक मूवी है जो मेरी फेवरेट भी है, हैदर, उसको लेकर के है। पहले मैं क्लिप दिखाना चाहूँगा, फिर हम बात करते हैं। डिसअपीयर्ड लोगों की बीवियां आधा बेवा कहलाती हैं, हाफ विडोज। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग
डायलॉग्स, मतलब वो इतना पंच करते हैं आपको ट्रेलर में कि आप जाकर के देख लें। एक सवाल है, मूवी से तो रिलेटेड है आई थिंक, और बाकी राइटर्स भी खुद को जोड़ पाएंगे इससे। एक राइटर डायरेक्टर जो एस्टैब्लिश्ड है, मैं विशाल सेठी की बात कर रहा हूँ, वो जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, एक व्यक्ति जो बड़ी चेयर पे बैठा है, 100 करोड़ का यहाँ रखा है, 10 करोड़ टेबल पे रखे हैं, और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स हैव माइंड, उनको पता है होता है कि किस तरह की कहानी में पैसा लगाएंगे तो पैसा वापस लेकर के आ पाएंगे। विशाल जी कहते हैं कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ शेक्सपियर के किए गए एक कार्य के ऊपर हिंदी भाषा में अपनी बॉलीवुड की। दिस इटसेल्फ इज अ चैलेंज, क्योंकि कोई भी पैसा लगाएगा बोलेगा कि भाई मैं तुझे क्यों लूँ, मतलब ठीक है आप विशाल जी आप बहुत बड़े कल्ट राइटर हैं, बट अगर इतना पैसा मेरे को लगाना है, मैं किसी विदेशी व्यक्ति को बुला करके ऐसी फिल्म बनाऊं जहां से मेरे को रिटर्न वापस मिल पाए। सो चैलेंजेस ऑफ adapting something which is very much visible and common to people, मतलब जो बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में प्लीज बताएं। तो हाँ, तो देखिए आपने शेक्सपियर का जिक्र किया, तो शेक्सपियर के बारे में मैं पहले भी कह दूं कि मुझे तो लगता है कि शेक्सपियर के ऊपर इतना काम हुआ है, शेक्सपियर की किताबों का हर जगह प्लेस करता हूँ, हर जगह एडेप्टेशन और हर भाषा में हुआ है, लोगों ने अपने अपने वर्जन निकाले हैं। तो उसकी वजह है कि क्यों, अगर एक कंपैरेटिव एक लिटरेरी एनालिसिस ऐसा लोग करते हैं, तो मुझे तो लगता है एक्चुअली कि शेक्सपियर जो है वो इंडियन है, ये लोग ऐसे ही कहते हैं कि वो क्योंकि उसने जो भी लिखा है शेक्सपियर के, आप जो सबसे बड़े से बड़े प्लेस उठा करके 10-12 जितने भी आप देख लीजिए, शेक्सपियर लिखता क्या है, शेक्सपियर लिखता है फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में, शेक्सपियर साहब लिखते हैं आपके सिबलिंग राइवलरी के बारे में, वो सारी उनकी चीजें जो ये एकता कपूर चीजें बनाती है, ये वही शेक्सपियर का जो मुद्दा है वो वही रहता है जी, सेटअप वही है। अब उसमें एक बार वेनेशियन लॉर्ड आ जाता है और एक बार उसके अंदर स्कॉटिश लॉर्ड आ जाते हैं, उनके घर की कहानी हो जाती है और घर में आपस में रिश्तेदारों में क्या चल रहा है। तो ये इंडियन भी इसको ऐसे सोच सकता है कि इंडियन का वो इंडियन का। दूसरी चीज जो है शेक्सपियर का, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वो एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके प्लेस में टेक्स्ट भी है, मसाला भी है, डायलॉग्स भी हैं, विटी डायलॉग्स भी हैं और हंसी मजाक भी है, कॉमेडी भी। हर शेक्सपियर के प्ले में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें फोर्थ जेस्टर है, मतलब एक विदूषक है, उनके हर प्ले में एक आदमी विदूषक है जी। इनफैक्ट वो एक उनका प्ले है मच अडू अबाउट कुकिंग का, उसमें तो पूरा प्ले ही जो है वो गिग्स है, जोक्स हैं और इस तरह से। और वो इंटरेस्टिंगली वो शेक्सपियर की लाइफ का सबसे पॉपुलर की लाइफ का सबसे पॉपुलर तो एक चीज ये चीज है कि वो रेजोनेट करती है। शेक्सपियर की जो किताबें हैं वो शेक्सपियर की जो किताबें हैं वो रेजोनेट करती हैं हमारे एथॉस के साथ, हमारी जो स्टोरी टेलिंग की जो हमारा नैरेटिव है, स्टाइल है, उसके साथ वो थोड़ा मैच करती है। इसलिए शेक्सपियर इसलिए पॉपुलर है। और फैमिली प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया में है, पूरी दुनिया में उनकी चीज़ें, उनकी किताबों के साथ एक मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करते हैं लोग जी जी। तो ये दो एक बड़ी बेसिक वजह है कि शेक्सपियर साहब के प्लॉट जो है वो उस तरह के हैं, दूसरी उनके अंदर पूरा मसाला है। और एक शेक्सपियर के कैरेक्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, बट एक फॉल वल्नरेबल भी कैरेक्टर्स हैं जिनके हर जितने भी उनके जिसके ऊपर विशाल ने बनाई, मतलब एक मकबूल मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज जिनको कहा जाए तो जी मकबूल है। आपकी ये ओमकारा है जो जी तो विशाल भारद्वाज जी। अच्छा, लेकिन यहीं पे आ जाती है आपकी
वो कैरेक्टर बिल्कुल नए तरह से गढ़े हुए। जी लेकिन एक फिल्म मेकर के लिए ये बड़ा कभी कभी बहुत ही कंफर्टेबल थॉट होता है कि आपका जो कंटेंट है या आपकी जो चीज है वो जो है एक बहुत ही सॉलिड बेस के साथ है। आपकी कहानी का बेस बहुत ही सॉलिड है, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज ऑफ सबट्रैक्ट बहुत सारे हैं, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। अब जैसे ओमकारा बनाई तो ओथेलो पे एक मैं तो कहूँगा लूजली बेस्ड है, क्योंकि ओथेलो की स्टोरी वो एग्जैक्टली वो स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ स्पाइन है जी तो वो बनाई। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कैरेक्टर्स डाले। अब लंगड़ा त्यागी जो है वो शेक्सपियर साहब ने थोड़ी ना कैरेक्टर बनाया, जी वो तो विशाल जी ने अपनी टीम के साथ जी बनाया। जी या मकबूल का जो मकबूल है जो वो है पंकज कपूर जी, पंकज जी का काम नहीं किया आप उसके अंदर। वो मेरे ख्याल से तो वैसे जो पंकज जी ने जो काम कर दिया उसमें मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि अगर हमारी विजिबिलिटी हमारी फिल्मों की होती तो इस फिल्म को तो ऑस्कर मिलना चाहिए था, कम से कम शेखर ये अपने पंकज जी को तो जरूर मिलना चाहिए। जी तो वो कैरेक्टर कहाँ से आए, वो कैरेक्टर राइटर या डायरेक्टर का इमेजिनेशन, ठीक है, तो उस कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। वो जो हेलो का ये मैकबेथ का कैरेक्टर जी उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने उसको उस तरह से बढ़ा है, आपके पास उस चीज के लिए एक बेस है, फाउंडेशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बड़ा कंफर्टिंग थॉट होता है डायरेक्टर के लिए भी कि उसके पास बेस है। और दूसरा, लेकिन उसकी मेहनत कहीं कम नहीं होती, क्योंकि आपको कैरेक्टर्स बनाने हैं, आपको कैरेक्टर्स के लिए सिचुएशन इजाद करनी है अपने हिसाब से, अपने यहाँ अपने परिवेश के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड सेटिंग के हिसाब से। तो काम उसमें कम नहीं होता है, लेकिन हाँ एक फाइन होती है आपके पास, मजबूती होती है जी और कहने में भी अच्छा लगता है कि जी इसी से जुड़ा एक और सवाल, और क्योंकि यहाँ पर उल्लेख हम अभी कर चुके हैं तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक मूवी का सीन ओंकारा के बारे में। हाँ, बहुत प्यारा कैरेक्टर लंगड़ा त्यागी का दिखा गया है। आई थिंक ये एक दूसरे तरह का एडेप्टेशन भी हमें देखने में आता है, क्योंकि हम नॉवेल की बात नहीं कर रहे, हम एक नाटक प्ले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस सिर्फ उतनी होंगी जो कैरेक्टर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है, किस तरह का इमोशन वो इमोट करेंगे, सीन थोड़ी बहुत सेटिंग होती है सिमिलर टू स्क्रीन प्ले। तो पहला सवाल तो यही है कि जब आप एक प्ले सेट अप करते हैं मूवी के लिए, तो कैरेक्टर्स जहाँ पे हम देखें थोड़ा लोकलाइजेशन है, लोकल टच दे रखा है लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं यागो जो कैरेक्टर नजर आता है ओथेलो की, एक नेगेटिव शेड का व्यक्ति है, वो मेरे को यहाँ लंगड़ा त्यागी में नजर तो आता है। पर एक मैं रेफरेंस यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो शकुनी लंगड़े हैं, यहाँ पे लंगड़ा त्यागी कैरेक्टर, तो क्या ये कुछ कैरेक्टर का स्टीरियोटाइप नहीं है कि एक कैरेक्टर को अगर हम दिखाते हैं कि वो लंगड़ा करके चलता है तो वह एक नेगेटिव व्यक्ति हो सकता है? जी 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 मेरा सवाल आपसे था अभिषेक जी कि ओथेलो पर बेस्ड ये फिल्म ओंकारा, इसमें लंगड़ा त्यागी का जो कैरेक्टर है वो बहुत हद तक यागो से रिसेंबल करता है जो ओथेलो के नाटक में था, और यहाँ पर हम एक लोकल टच भी देखते हैं कि किस तरीके से उसकी वेशभूषा है, बात करने का तरीका भी है, तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उसको अडेप्ट किया है। सो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, एडेप्टेशन ऑफ अ प्ले इनटू अ फिल्म, अगर हम नॉवल की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, आपकी प्ले की स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, कैरेक्टर के बारे में लिखा होता है, थोड़े बहुत मूड के बारे में होता है, थोड़ी बहुत सेटिंग होती है। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये कि अगर महाभारत में कैरेक्टर की हम बात करते हैं शकुनी, तो वो भी लंगड़ा करके चलते थे, वो भी गेम्स खेलते थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मैं लंगड़ा करके दिख रहा हूँ, वो भी इसको मतलब प्रोवोक करा, जा कूद जा चल दारू पी ले, दैट काइंड ऑफ थिंग, और वहाँ पर लंगड़ा था कि नाम ही उसका वैसे है। तो क्या यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो स्टीरियोटाइप
एक बहुत ही ना ओवर यूज है जी पूरे का पहली चीज। दूसरा कि आप ये सब हाइलाइट को देख रहे हैं कि वो सतमी भी लग रहा था और थोड़ा कहती भी लग रहा है, तो उसका क्या उसको आप अब मैच कर रहे हैं जब रिलीज हो गए आपने देख लिया, आप हाइलाइट में आप एनालाइज कर जी जी लेकिन जब मेरे ख्याल से जब उन्होंने लिख रहे होंगे ये कैरेक्टर तो उनके लिए हो सकता है सतमी का एक इंस्पिरेशन रहा हो, मगर मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये अथेलो के ओमकारा अथेलो के बेस तो उसके अंदर क्या है कि फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ एक आदमी है वो एक अपनी ही एक संघर्ष जूझ रहा है, जो कि अपनी उसके अंदर एक अपने अंदर वो कमजोरी का भाव महसूस करता है। और अगर आप ओमकारा देखेंगे तो बात कई पेंटिंग में आप ये पाएंगे जैसे उसकी बीवी कहती है कि रोज मैं टांग दबा देती हूँ तो कहती है कि आदि तो काम है तो दबा लेती तो कि मतलब आदि का तो इस चीज को कई बार यूज किया गया, कई बार रेफरेंस भी दिया गया है इस चीज का वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक आदमी के पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा है, उसके अंदर एक कमजोरी का भाव है, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस बात पे कि उसको हालांकि वो शो ऐसे नहीं करता है लेकिन उसके अंदर है। तो देखिए किसी एक्चुअली एक फिल्म के अंदर या किसी एक नैरेटिव में किसी कैरेक्टर को थोड़ा फिजिकली अगर आप उसको चैलेंजिंग बनाते हैं तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें हम उसको पूरी तरह की आप यूज करते हैं कई बार सेंसिटिव है लेकिन ये पूरी की तरफ भी यूज होता है कि आप बनाते तो आप उसके थ्रू बहुत सी ऐसी चीज़ें कह पाएंगे अपने उस कैरेक्टर के थ्रू आगे पिक्चर में तो शायद आप एक नॉर्मल इंसान के थ्रू नहीं कह सकते। वो आदमी जो कि एक उसको हैंडीकैप जो चैलेंज सिखाया है वो उसके अंदर बहुत सारी तरह की आप ये आगे कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी तरह की उसके अंदर एक हिस्सा भी होगा, या तो आप उस कैरेक्टर को एकदम लाइफ से भरपूर भी सिखा सकते अगर वो जस्टिफाई करता है आपकी स्टोरी में आगे जी और आप उसी तो ये कैरेक्टर तो उन्होंने गढ़े होंगे और कैरेक्टर का एक मतलब है आगे स्टोरी में, इसलिए उन कैरेक्टर को एक स्पेशल कैरेक्टर की हो गई जिसको कि बाद में उसको आया जाता है ना कि उसको बाद में इसका फल काटेंगे, वो फल उसका बाद में काटने के लिए उनको किया गया। और अब आप देखेंगे तो एक जगह ओमकारा में ये कहता भी है लंगड़ा के रैदी कि वो अपने लंगड़ेपन को लेकर के एक मोनोलॉग है उसका, तो ये कैरेक्टर डेवलप किया है और हेलो में ये कैरेक्टर डेफिनेटली नहीं होगा उस तरह का जी ऐसा कैरेक्टर तो है जो कि बाद में मारता है, लेकिन और हेलो में वो कैरेक्टर उसका बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे ये है इसका कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है। इसमें इन्होंने मेरठ की कहानी है तो वहाँ पे बेस करके तो डायरेक्टर का काम या राइटर का काम कम नहीं हो रहा है। अब कोई ये ना समझे कि आप अडैप्ट करेंगे और आप कम हो जाएंगे, आपका काम मुझे थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा क्योंकि अब आपके सामने एक ढांचा है, अब आपको अपने कैरेक्टर को इसी ढांचे में ही घुमाना है और इसी ढांचे में ही रखना है, तो आप अपनी इमेजिनेशन को एक फ्री फ्लोइंग विल नहीं दे सकते या ना आप अपनी इमेजिनेशन को एक फ्री थॉट नहीं दे सकते कि जो भी उसको आप उस तरह की चाहें कैरेक्टर को बदलें। अब आपको उस कैरेक्टर को उसी ढांचे के अंतर्गत देखना जी, तो ये एक थोड़ा सा एक लिमिटेशन होता है, मगर यही दिस द फन ऑफ राइटिंग, दिस द फन ऑफ एक्सप्लोरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। एक सवाल जो मेरे मन में अभी आपसे बात करके समझ में आ रहा है
जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे लिए ये सवाल भी होता है कि इसे पढ़ेगा कौन और देखेगा कौन। तो जब आप एडेप्टेशन कर रहे हो, चाहे वो आपके ही काम की बात नहीं है, मैं यहाँ पे द नेपाल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, एंड आई नो यू आर अ राइटर एंड फिल्म मेकर, और बहुत जल्दी आप अपनी फीचर फिल्म्स भी लेकर के आ रहे हैं। आप यदि अडेप्ट करते हैं, जस्ट लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि द नेपाल नेटवर्क इज नॉट रिटन बाय द अभिषेक दैट आई एम टॉकिंग टू, आप उसको अडेप्ट कर रहे हैं, मे बी लूजली अडेप्ट कर रहे हैं या बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो उसका स्ट्रक्चर है, तो क्या आप पहले से अपनी ऑडियंस सोच करके चल रहे हैं कि यार मैं बनाऊंगा तो ये तरह के लोग देख पाएंगे, या उसमें आप कुछ संशोधन करते हैं कि यार टू रीच टू द वाइडर ऑडियंसेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज इनटू फिल्म मेकिंग, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो बहुत सारी चीजें सोच समझ के की जाती हैं। सो आई वुड वांट टू नो योर प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एंड आप कैसे अपने ऑडियंस का चुनाव करते हैं। तो मैं आपको अपना प्रोसेस बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं बता दूँ मैं अपनी ऑडियंस का चुनाव बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं वो लिखता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ, या अगर मैं कमीशन काम है तो मैं वो लिखता हूँ जो मुझे जिस दायरे में लिखने के लिए कहा गया है या बताया गया है। जब मैं जब अपना काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी मेरे दिमाग में कोई ऑडियंस नहीं होती है उस समय। जी ऑडियंस बहुत बात का विषय है कि किसी को भटका देता है, और इसको क्या पसंद आएगा ये तो हम कोई नहीं जानता, ना हम कभी जानते। जी बेहतर है वो बनाए जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें मेरे ख्याल से यही एक तरीका। तो ये तो था इस बारे लिखने का। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अडेप्टेशन का प्रोसेस। तो देखिए अडेप्टेशन से ही प्रोसेस हो। अब अच्छा, आर यू आस्किंग मी स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू नेपाल नेटवर्क? जी जी जो मैंने लिखा है जी तो ठीक है। तो नेपाल नेटवर्क दूसरी एक नॉवल है। तो क्या है कि कहानी क्या है कि सोशियो पॉलिटिकल शुरू करते हैं कि नेपाल में जो है राजधानी चली पिछले समय से 400 साल से राजधानी थी वहाँ पे, और उसके बाद फिर थोड़ा वो राजशाही के बीच में क्या हो रहा था जी इंडिया से लगा हुआ देश है हमारा, एक तरह से हम उसको सिस्टर कंट्री मानते हैं। उसके बाद हम नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बॉर्डर भी खुला हुआ है, वहाँ पे टूरिस्ट बॉर्डर है वहाँ पे। तो क्या हुआ कि 21 के आसपास में ऐसा ही बहुत बड़ा भेद बन गया, और क्या हो रहा था कि इंडिया से भाग करके जितने अपराधी होते थे वो वहाँ भाग जाते। इस्लामिक जिहादी टेररिज्म का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था वो, जिसमें बहुत ही ऑर्गेनिकली और बहुत ही प्लान्ड वे में वहाँ पे मदरसे बनाए जा रहे थे, वहाँ पे कराए जा रहे थे, और वहाँ पे एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो है एक प्रीच हो रहा था, जिसको कि ISI करा रहा था एक्चुअली जी। और उसके अंदर फिर अब नेपाल बॉर्डर की टूरिस्ट बॉर्डर था, तो वहाँ पे काउंटर फेट नकली करेंसी जो बहुत बड़ा बन गया, ये सब काम हो रहे थे। तो मैं उसको कहाँ से ट्रैक करता हूँ कि वहाँ से शुरुआत हम करते हैं नेपाल से, और ये सारी प्रॉब्लम दिखाते हैं कि मेन लोग थे उसके अंदर, उन लोगों को स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्चुअल में टेरर 7 स्टेट में टेरर अटैक की प्लानिंग भी हो रही थी वहाँ पे, जिससे मैंने किया। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और अंत में जो आदमी है तो वहाँ पे नेपाल में जो जिसको इंडिया नंबर 1 कहा जाता है, फिर उसका कैसे खात्मा हो, और रॉ कैसे आई, और इंटेलिजेंस कैसे हुआ, और एयरक्राफ्ट कैसे किया जाता है, और एजेंसी का आपस में झगड़ा होता है, आपस में किस तरह से वो लोग एजेंसी का हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक, बहुत सारी चीजें। दुबई का और मुंबई का अंडरवर्ल्ड का उसमें क्या हाथ भाई, तो ये कहानी बेसिकली ये नेपाल नेटवर्क की ये कहानी। अब इसको जब अब नाउ वी आर वर्किंग टू गेट इट टू कम, बहुत इसलिए बात है कि वन ऑफ द बिगेस्ट OTT प्लेटफॉर्म
some very come out in a web series on this. So we are अब उसका adaptation की बात है। तो ये नॉवल मैंने खुद लिखी है, इसलिए मेरे लिए उसको अडेप्ट करना थोड़ा आसान है। और जब मैं वेब सीरीज के लिए इसको सोचता हूँ तो मुझे वेब सीरीज के लिए दो तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कैरेक्टर्स आपके सब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टोरी आपकी स्टोरी तो सेम है, लेकिन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि पास कर रहे हैं, कौन से हैं जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो कौन सी घटनाएं हैं जो इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली आपको ये चुनाव करना पड़ता है कि स्टोरी है किसकी। नॉवल में तो आप बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जब आप अडेप्ट करने के लिए उसी नॉवल को मैं जाता हूँ तो मुझे खुद से ये सवाल करना पड़ता है कि आखिर ये स्टोरी है इस स्टोरी के, और यही मेरा प्रोसेस भी है इसको अडेप्ट करने का। सबसे पहले कि whose story is it? अब नाउ जिस आदमी की स्टोरी है आपको उसको ट्रैक करेंगे, आप उसको अब आगे की स्टोरी में आप उसको ट्रैक करेंगे। दूसरा, पिवट पॉइंट्स क्या हैं इस स्टोरी के, व्हाट आर द पिवट पॉइंट्स, कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे कि ये पूरा चीज हुई, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन सी घटना है जिसने हमारे कैरेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसकी वजह से क्या हुआ। ये पिवट पॉइंट जो मेजर पिवट पॉइंट है आप प्लॉट। फिर आपको अडेप्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो ध्यान देनी होती है, ध्यान देनी है में, लेकिन अडेप्टेशन में वो है कि आप भटके नहीं, इसलिए आपका बिगिनिंग मिडिल और एंड आपको क्लियर होना जी। मैं कहानी यहाँ से शुरू करूँगा। अब मैंने नॉवल में तो मैंने नेपाल का इतिहास भी दिखाया था कि वो इतिहास आपको आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि तकरीबन 1860 तक या नेपाल जो है जी, तो ये लोगों को नहीं मालूम है, तो उसमें तो मैंने इतिहास भी लिखा। लेकिन अब आप जब आप अडेप्ट कर रहे हैं, जब आप स्कूल पे जा रहे हैं, तो आप even go with the flow, you say whose story is it, what are the pivot points of that story, और ये लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे दूसरे से इंटरैक्ट करके कर नहीं पा रहे हैं, क्या हादसे हो रहे हैं जिसकी वजह से एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। वेब सीरीज में आपको मालूम है कि हर एपिसोड में, हर सीजन के हर एपिसोड में आपको हुक देना होगा, जिसकी वजह से लोग पलट करके वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, वरना फिर वो वेब सीरीज नहीं होगी। तो अब उसके अंदर आपको जो हुक क्रिएट करने हैं कि ये सब तो हुआ और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा वो पहुँचेंगे, वो हुक क्रिएट करने होंगे आपको, क्राफ्ट का मैटर है। देन यू हैव टू सी कि जो कैरेक्टर्स है, और इसीलिए वेब इम्पोर्टेंट होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके निखर के बाहर आने चाहिए, क्योंकि आपका जो व्यूअर है वो 2 घंटे के लिए नहीं बैठा हमके साथ, वो 8-10 घंटे का ही कॉन्टेंट है। तो अगर वो कैरेक्टर के साथ वो जल नहीं करेगा, अगर कैरेक्टर अपनाए नहीं, वो आगे देखेगा। अगर वो कैरेक्टर उसको बिलीवेबल नहीं लगेगा वो आगे देखेगा। अगर सस्पेंशन ऑफ बिलीफ नहीं होगा, जो कि फिल्म थ्योरी का एक सबसे बड़ा पॉइंट, अगर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं होगा तो वो क्यों देखेगा, उसको जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ये इसके अंदर बहुत मैटर करती है। कैरेक्टर आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आपका कैरेक्टर कहाँ से कहाँ गया। मेरा कैरेक्टर जो है ईस्टर्न यूपी के छोटे से गांव देवरिया में पैदा हुआ, नेपाल गया, वहाँ बहुत विकेट बनाया और फिर बहुत बड़ा पाकिस्तानी का साथ देने लगा और फिर उसको ऐसे उससे इतनी घटनाक्रम दिए और फिर उसको मार दिया। ये कैरेक्टर आर्क जी। अब नैरेटिव आर्क भी बनेगा, तो आपको अपने कैरेक्टर आपको क्या कर रहे हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो दैट इज हाउ यू बेसिकली अडैप्ट। फिर आप करते हैं
हैं आउटलाइन, फिर आप उसको पूरी चीज को आप आउटलाइन करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये घटना है मेरे पास है, ये कैरेक्टर मेरे पास है, ये लोग इस तरह से आपस में इस तरह से उनका इंटरप्रेट है, इस तरह से ये लोग आप कनेक्ट हो रहे हैं और सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एंड then when you have the outline, then you go on to the next page और फिर आप उसको कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और ये मानिएगा कि मेरी नॉवल लिखने के बाद अब वेब सीरीज लिखने के लिए भी इतनी मेहनत है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती बदलती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो कुछ कैरेक्टर लेते हैं उनके हम लोग कुछ ऐड भी करते हैं जी। तो क्योंकि जिसको कि आपको बाद में माइंड करना है, एक कैरेक्टर को आप शायद जो आपने सेकंड एपिसोड में या फर्स्ट में दिखाई है, तो आप सातवें एपिसोड में जा करके उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब की वजह से क्या हुआ ये आप करते हैं, लेकिन आपको प्लॉट उसका भी तो आप अपने कैरेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं, आप अपने नैरेटिव को कंप्लीट करते हैं, आप अपना आर्क को क्लियरली डिफाइन करते हैं, आप आउटलाइन बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका डायलॉग। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत क्लियरली आपने समझाया। आई थिंक इस टॉक शो की आई थिंक ये बहुत बड़ी एक खूबी भी रहेगी कि जहां हमने सिर्फ एडेप्टेशन के इर्द गिर्द ही बात की और उसके साथ साथ हमने स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में भी कुछ बारीकियां जानी। अभिषेक जी, थर्ड सेगमेंट हमारा Q&A राउंड रहता है ऑडियंस का, बट वहां जाने से पहले 2-3 सवाल जो आई थिंक ऑडियंस भी जानना चाहेगी, मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछता हूँ। पहली बात तो ये कि वह व्यक्ति जो फिल्म स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आपकी क्या टिप्स है? सो कैसे खुद को तैयार करें? और दूसरी बात, आपने अपनी ट्रेनिंग कैसे की? बिकॉज आई थिंक स्क्रीन प्ले डॉक्यूमेंट लिखने में, डायरेक्शन करने में बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं, वो आदमी को सीखनी पड़ती हैं ऑन द फील्ड या थ्रू सम अदर पैरेलल लर्निंग। तो आप टिप्स बताइएगा। एंड दूसरा सवाल कि हाउ टू पिच। मुझे पता है स्टोरीज कहना लिखना लगभग सबको अच्छा लगता है, पर आप किसको कहानी सुना रहे जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एक्टर या प्रोड्यूसर है जिन्होंने हजारों कहानियां सुनी होंगी, तो आपकी कहानी सुनाने में पिचिंग क्या अलग होती है? अगर आप कुछ टिप्स इन दोनों विषय के बारे में देना चाहें। हाँ, तो सबसे पहले आपने पूछा पिचिंग का और दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेड फर्स्ट एंड देन द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहते हैं। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्क्रीन प्ले राइटिंग जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से वो एक तरीका होता है उसको लिखने का, एक तरीका है उसको पढ़ने का। और अगर आप जो लोग स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं अगर आप उसको स्क्रीन के फॉर्मेट में नहीं देंगे तो वो फालतू और उनके सामने विजुअल क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना डायलॉग कैसे लिखना है, वो पूरा एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग इस समय वेब से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कम से कम आप 50 स्क्रिप्ट पढ़िए, तब आप स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश पहले जी। और दूसरा ये है कि मैं कुछ लिखता रहा हूँ शुरू से, लेकिन मुझे भी स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखने के लिए ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं है दिल्ली में तो मैंने नहीं की है, इंक्लूडिंग से मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग पढ़ी एंड अंजुम जी के साथ जी सब जरूर करें और नहीं कर सकते तो आप इससे पढ़ें और ऑनलाइन अब उनकी ऑनलाइन जो भी है उसको वो है दूसरा। और बहुत सारे मैंने तो यार इतना ज़्यादा पता ही नहीं था, अभी आज से 5 साल पहले भी ये वर्कशॉप और क्लासेस नहीं था। तो हम लोगों ने I took the hard route, but I studied there and I did maybe a master's in
अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये मतलब मेरी ट्रिप जो NFDC में गई प्रोड्यूसर कैंप में, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े दिग्गज मिलते हैं जो आपको क्रिटिक करते हैं, आपके काम को, आपके लेखनी को, आपके प्रोजेक्ट्स को, और आपको कहते हैं कि भाई इसमें ये गड़बड़ है, ये चीज़ है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, आपको आपके समझ में आता है जी किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो वो इसमें बहुत सारे सबसे ज़रूरी है लिखना। कम से कम आप अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं राइटर हूँ, तो आप लिखें, और नहीं लिख सकते हैं तो आप राइटर भी नहीं है। तो ये है कि जो लिखना चाहता है वो लिखे, कैसा लिखे, तो खराब लिखे और अच्छा लिखे, वो एक लिखने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे व्यक्त करिए, देखिए लगता है कि आपको वो तारीख में मिल जाए जो आप भूल गए और लोगों को पसंद किया है, और अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, क्या बात। तो मेरे पास मैं क्या बोलूँ, मेरे पास मैं एज अ राइटर थोड़ा सा ह्यूमन साइड आपको थोड़ा सा तुम्हें होना पड़ेगा और होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विचार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो आप बदल, लेकिन आपको इतना ह्यूमन तरीके से जुड़ने की तो आप बता सकते हो। इसको आप कहेंगे कि क्या नथिंग टू डू विद राइटिंग, बट आई विल से देयर आर लॉट टू डू जी दूसरा, जितनी वर्कशॉप मिले, और अब तो ये चीज़ें ऐसी वर्कशॉप में बहुत सारी बहुत फ्री है, वीडियोज हैं, अवेलेबल है, उससे बड़ी लर्निंग नहीं होती। अगर आप इनके डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपको चाहे हिंदी का पढ़िए, चाहे इंग्लिश का पढ़िए, आपको एक फॉर्मेट क्लियर होगा, आपको भाषा और स्क्रीन राइटिंग और बाकी पिक्चर राइटिंग या कोई भी दूसरी राइटिंग में बहुत क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट सीखना पड़ेगा आपको, और बगैर सीखे जो है उसका वो आपको नतीजा नहीं मिलेगा, तो शायद आप थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। इससे पहले कि मैं Q&A राउंड की तरफ बढ़ूँ, हर जो भी टॉक शो होता है उसकी एक विधा होती है, और क्योंकि अभी हम पर्सनली मिल नहीं पा रहे हैं तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक मेमेंटो बनाया था आपके लिए, जैसे कि मैं आपसे मिलूंगा आई हैंड ओवर दिस टू यू। और एक अनाउंसमेंट भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा अभिषेक जी। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, और मैं ये जानता भी हूँ कि बहुत सारे ऐसे बडिंग राइटर्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज का और धन का अभाव रहता है, और वो इसीलिए काफ़ी वर्कशॉप्स या प्रोजेक्ट्स या फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। सो आई हैव द प्लान ऑफ कंडक्टिंग इंडियाज आई थिंक फर्स्ट स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप, जिसको मैं बोल पाऊँगा, जहाँ पर मैं इंडिया लेवल से कैंडिडेट्स को इन्वाइट करूँगा, और आई वुड बी इन्वाइटिंग यू एज अ ट्रेनर, और हम 2-3 महीने जितने भी नए स्टूडेंट्स हमको ट्रेन करेंगे, उसमें से जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स होगी उसको हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं कैसे भी इस वर्कशॉप को या तो बहुत नगण्य शुल्क पे रखूँ या बिल्कुल फ्री रखूँ कैंडिडेट्स के लिए, कि वो यहाँ पर दिल्ली में आके रह पाएँ, सीख पाएँ, इस क्राफ्ट पे काम कर पाएँ, और हम इंडिया को नए राइटर्स दे पाएँ। वेरी गुड थॉट दिया है आप करते हैं जी। अब मैं सेशन ओपन करता हूँ जी। I just want to tell my friends writers and जो लोग भी ये देख लेंगे कि देखिए, आप राइटर हैं, आपके पास आपको किसी भी तरह का चीज से डरने की और मायूस होने की जरूरत नहीं है। कामयाबी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, एक पूरा पैकेज है इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। वो इस तरह की जब आप कहीं जाएं, किसी से भी आपको मिलना, तो पिचिंग का आपका पॉइंट है, तो 1 मिनट में जरा बताएंगे जी।
तो मैं 1 मिनट में उसको elaborate कर दूं कि देखिए, सबसे पहले तो कम से कम 50 स्क्रीन प्ले पढ़िए और तब आप स्क्रीन प्ले लिखने को अटेम्प्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हर प्रोड्यूसर के दफ्तर में आपको कम से कम 200 स्क्रीन प्ले मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं आ रहा है, लोग लिख नहीं रहे हैं या उनके पास आ नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो हम लोग फेस करते हैं, वो ये कि जो लोग लिखते हैं वो स्क्रीन के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। वो लोग स्क्रीन राइटिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। वो एक कहानी सी लिख करके भेज देते हैं पैराग्राफ में, जो कि जो आदमी स्क्रीन प्ले पढ़ता है वो उसको उसके लिए वो वर्क नहीं करता। तो आप लोग थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखने की इसको कोशिश कीजिए। दूसरा, पिचिंग कभी भी एक कहानी लेकर के मत जाइए, क्योंकि आपको किसी इम्पोर्टेंट आदमी तक पहुंचने में आपको बहुत समय लगेगा। और जब आप एक प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं तो एक चीज़ है आपके पास लेने के लिए, तो और वो मना हो जाती है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, वो सारी मेहनत फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट हैव 2-3 प्रोजेक्ट इन 2-3 डिफरेंट जॉनर। थ्रिलर हो आपके पास, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, जो भी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिखने से आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। As a writer, write on different subjects, read on different topics, read different books, read different topics, and write at least have 2-3 projects to when you go for pitching, अगर आपको वो मौका मिल जाए pitching का। तो और तीसरा ये है कि आपको आप राइटर हैं, आपको कोई बात नहीं सकता है। एक फिल्म मेकर को क्योंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ, और लेकिन मैं पहले राइटर हूँ, मैं अपने आप को राइटर ही मानता हूँ। एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म बनाने के लिए कम से कम 100 आदमी का सपोर्ट चाहिए, और करोड़ों रुपए चाहिए, और पूरी टीम चाहिए। आपको अपनी कहानी कहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पेपर और पेन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, जो सबके पास होता ही है आजकल। तो कोई बहाना भी नहीं है इसके अंदर। आपके पास जो कहना चाहते हैं उसको कहिए, और निडर होकर के कहिए अपनी बात। और लोग नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं सुनेंगे लेकिन कल नहीं सुनेंगे तो परसों सुनेंगे, एक दिन सुनेंगे जरूर। अगर आपकी बात में दम होगा तो सुनेंगे, ये भरोसा रखिए और कीप राइटिंग। Thank you so much, Abhishek ji, for these beautiful input for the people. Now this is open Q&A. I would be really glad अगर आप लोग अपने cameras and mics open करें. You can give us feedbacks and suggestions. या आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं. So open for the audience, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं. प्रतीक जी, ऋचा जी, विकास जी, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं. आई थिंक ऋचा जी ने यहाँ लिखा था एक वर्कशॉप के लिए. आई थिंक वो तो हम करेंगे. जी विकास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, आप सुन सकते हैं मुझे? बोलिए. हाँ, मैं जी बिल्कुल, आप बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने एक इंटरव्यू देखा था सिग्मा स्कूल सर का, तो सर उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने पिक्चर बनाई थी 500 टॉम. कौन सी पिक्चर तो सर उसमें जो कैरेक्टर था 500 तोमर. हाँ, 500 तोमर. हाँ, तो सर उसमें एक कैरेक्टर था, तो ना वो नोबेल बेचता और ना ही उसके बारे में इतना कुछ पता था ना. तो उन्होंने एक आर्टिकल के जरिए, अखबार के आर्टिकल के जरिए वो कैरेक्टर को बिल्ड करा पूरी तरीके से. तो सर मतलब ये कैरेक्टर को लेकर पूरी स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाती है और उसके कैसे रिसर्च होती है सर, इसके बारे में कुछ बताइए. ओके. तो आपने ना बहुत ही अच्छी पिक्चर का आपने जिक्र किया, तो शुक्रिया उसके लिए. और आपने जो सवाल भी उठाया है ना, वो बहुत ही बढ़िया सवाल विकास जी आपने.
कि पान सिंह तोमर एक आर्टिकल हिमांशु जी ने पढ़ा था और उसके बाद वो उन्होंने पिक्चर बनाने की कोशिश की उसके ऊपर, और अक्सर ऐसा ही होता है। हम लोग भी जो पिक्चर बनाते हैं, हम लोग भी जो हिमांशु जी ने जो पिक्चर बनाई पान सिंह तोमर, वो कोई अगर राइटर पढ़ता उस आर्टिकल को तो वो राइटर उसके बारे में लिखता और शायद एक किताब लिख देता उसके बारे में। लेकिन टिशू जी ने पढ़ा और वो फिल्म मेकर हैं और उनको फिल्म बनानी थी, तो उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और अब एक प्रोसेस को उन्होंने डेफिनेटली फॉलो किया होगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि देखिए पान सिंह तोमर अकेला तो दुनिया में आया नहीं। हाँ, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी ब्रेकअप कैसे की जाएगी, जैसी जाती है। तो पान सिंह तोमर अपना अकेले तो दुनिया में आया नहीं होगा, कोई तो दुनिया में लाया होगा, उसके माँ बाप हैं, उसका एक घर होगा, उसका एक हिस्टोरिकल एक कनेक्शन होंगे, एक उसका तरीका होगा अपनी जिंदगी को जीने का, और वो नौकरी भी कर रहा होगा, वो काम भी कर रहा है। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्टोरी आखिर है किसकी? ये स्टोरी है पान सिंह तोमर की। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पान सिंह तोमर ने ऐसा किया क्या कि स्टोरी को कहा जाए? क्या उसकी स्टोरी है इस लायक कहने लायक? वहां तक उसकी स्टोरी है कहने लायक क्यों? क्योंकि वो ओलंपिक में दौड़ा था और वो जीत गया था या नहीं जीता था, वो दौड़ा था और वो उसने जीत गया था और उसके बाद जूते तक नहीं पहने। तो नाउ सडनली स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अच्छा पान सिंह तोमर लंदन पहुंचा कैसे यार? अगर उसके पास जूते तक नहीं थे पहनने को, तो वो पहुंचा कैसे उसके अंदर आया? तो अब राइटर इस पॉइंट के ऊपर आप सोचेंगे एज अ राइटर कि इसकी स्टोरी के पिवट पॉइंट क्या है। तो पिवट पॉइंट ये है कि एक आदमी है जो कि बहुत अच्छा दौड़ता है, वो फौज में नौकरी करता है, तो फौज में हम लोग सोचो कि एक फौज में नौकरी कर रहा है तो फौज में लोग कैसे ट्रीट करते हो, और उससे हम उसको ये कैसे दिखाएं कि वो दौड़ में बड़ा अच्छा है। और हम ये हमारे पास नॉवल तो है नहीं कि हम छह पन्ने में बताते रहे कि उसने ये जीता तो ये जीता। तो उसको सिर्फ एक ही सीन में हिमांशु जी ने दिखा दिया, जब वो जो उनका वो छुट्टी मांगते हैं और उनका जो सुपरिटेंडेंट ऑफिसर होता है वो ये कहता है कि मैं आपको अगर आप ये आइसक्रीम पिघलने से पहले मेरे घर पे पहुंचा दो तो मैं तुमको छुट्टी तुम्हारी कैंसिल कर दूँ। तो ही स्टार्ट रनिंग एंड वो है धावक है, वो दौड़ता है, वो पहुंचा और उन्होंने राइट टाइम पहुंचा दी और उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई। लेकिन इस छोटे से आपके 2 मिनट की सीन में जब वो दौड़ा है, पूरा निकला है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं पहुंचेगा और अब वो द आर्ट ऑफ एंटिसिपेशन। तो अब उसको लगा कि वो नहीं पहुंचेगा और व्यूअर को भी लगा अरे आइसक्रीम तो पिघल जाएगी, तब तक वो पहुंच जाता है जी। तो इस एक मूवमेंट में आपने बता दिया कि वो कितना बढ़िया दौड़ता है, आपने ये बता दिया उसका जुनून ने हद कितना है दौड़ने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। आपने ये भी दिखा दिया कि वो घर जाने के कितना उत्सुक है, आपको वो छुट्टी के लिए दौड़ रहा है, वो अपने घर जाने के लिए कितना उत्सुक है। तो जब उसको तो आपकी लेखक आपके दर्शक के दिल में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि अच्छा ये उसको अपनी फैमिली के साथ क्या होगा, वो रिलेशन तो दिखाया जाएगा। आप दर्शक को ये मालूम होना चाहिए कि वो अपने घर पहुंचने के लिए कितना प्यार। अब एक उसका भाई है जो जमीन पर कब्जा करना चाहता है और दुनिया करती है और उसके भगाने करता है और उसकी मां को मारते हैं, ये सारा चीजें हो रही है। तो आर्टिकल में लिखा होगा कि उसके साथ कुछ पूरा हुआ या उन्होंने तो अब आप उसके संघर्ष को वहां से आपने देखा, और ये आदमी ओलंपिक में जो भागा था वो आदमी अब बागी बन गया, वो डाकू बन गया। ये है स्टोरी, ये है स्टोरी का मतलब। ये इसलिए इस
कहीं हो तो मानसिक ना हो मेरे ख्याल से कि जी एक ऐसा आदमी कहानी जो घर में था, जो दौड़ता था, उसके घर में लोगों डकैतों ने या उसके भाइयों ने उसके साथ युद्ध किया, उसके घर को मार दिया, और अब वो ओलंपिक में भागा हुआ आदमी डकैत। अब आप थोड़ा सा इसमें विकास आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस अपना खुद का करना पड़ता है कि क्या वो अगर 5 सिख तोमर ओलंपिक में नहीं भागा होता तो क्या ये कहानी की जी शायद नहीं। क्या अगर वो बाकी नहीं बना होता 5 सिख तोमर आगे जा सकते तो क्या ये कहानी कहने लायक थी? शायद नहीं। क्योंकि ये पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट इसलिए जरूरी है। क्या मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया हूँ? विकास जी, आपका सवाल का जवाब क्या आप संतुष्ट हैं? जी जी सर, बहुत अच्छे से। हाँ, तो अब आपको यही स्टोरी का दम होता है, और इसी स्टोरी यही देख करके कोई आदमी उसके बैकग्राउंड में, जैसे गुवाहाटी में रहा होगा, बैकग्राउंड स्टडी किया होगा, उस समय के क्या हालात थे, पॉलिटिकल कैसे था, वो सारे करके उन्होंने उस आर्टिकल से अपनी स्टोरी किया। बहुत डिटेल में बहुत अच्छा अभिषेक जी ने बताया, और इसके कारण ये भी है क्योंकि अभिषेक जी तिग्मांशु धूलिया के साथ काम कर चुके हैं, ये मुझे पर्सनली पता है। और एक अच्छी बात यहाँ पे हुई, अभिषेक जी मैं सोच ही रहा था कि कैरेक्टराइजेशन को लेकर के और कैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं, एनालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसको एक सेशन में, जैसे हमारी शुरुआत में बात भी हुई थी कि हम सेशंस जो भी कर रहे हैं एक जनरलाइज वे में नहीं कर रहे हैं, एक पार्ट ऑफ द सिनेमा हम डिस्कस कर रहे हैं हर बार सेशन। हमारे साथ 2 गेस्ट अभी यहाँ बने हुए, प्रतीक जी, ऋचा जी, आपके कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक्स और क्वेश्चंस। ऋचा जी का कोई सवाल है क्या? ऋचा जी का भी हो गया, जितेंद्र जी आपका भी कोई सवाल है क्या? जी प्रतीक जी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आप हमारे सेशन में आए, और मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने सोचा था शायद आधे घंटे एक सेशन रखेंगे, और रोचकता इतनी थी कि अभी 2 घंटे हम लोग बात कर रही, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर अप नहीं कर पाए, बट श्योरली हम ये मास्टर क्लास में करेंगे। जैसे मैंने बताया दर्शकों को, जनवरी में दिल्ली में हम मास्टर क्लास बेस्ड एक कैंप लगाएंगे यहाँ पर, ताकि कुछ नई स्क्रिप्ट निकल के आ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आज हमारे साथ बने रहने के लिए, और अपना बहुमूल्य समय 2 घंटे हमें देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी ऑडियंस का भी, जिन्होंने यहाँ पे सवाल पूछ के हमें कुछ नए जी थैंक यू एवरीवन, कीप राइटिंग, बस यही है, कीप थिंकिंग, कीप राइटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू।